नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दुनिया भर की 3 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज हमने 3 बड़ी खबरें जो आपके लिए चुनी, उसमें सबसे पहली बड़ी खबर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत को लेकर के है। बातचीत में प्रगति हुई है, बातचीत आगे बढ़ रही। दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई और अगले दौर की बातचीत के लिए दोनों देश सहमत हुए। इसमें और क्या क्या बातें हुई, कितनी प्रोग्रेस हुई, वो आपको डिटेल बताएंगे। और जो अगले दौर की बातचीत है वो अब सैयद अली खामनेई के तदफीन के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद होगी। जो दूसरी बड़ी खबर है उसमें रूस ने यूक्रेन के कीव पर एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया के अंदर कई रिफाइनरीज को, कुछ और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को निशाना बनाया, उसके बाद कीव पर एक बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है। इसकी डिटेल आपके सामने होगी। और एक कुदरत का करिश्मा वेनेजुएला में देखने को मिला। वेनेजुएला में 24 जून को एक ही दिन में 2 बड़े भूकंप आए थे और उसके 6 दिनों के बाद मलबे से एक बच्चे को जिंदा निकाला गया है। 6 दिनों तक एक बच्चा मलबे के अंदर दबा रहा। पूरी इसकी डिटेल आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत की। धमकियां और जंग का अंदेशा, इन सारे खतरों के बीच बातचीत चल रही है। दोहा में दोनों देशों के डेलीगेशन की मुलाकात हुई और जो टेक्निकल टीम है उसने बैठ करके नेगोशिएशंस किए, उसने बैठ करके बातचीत की है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तमाम दुनिया भर के देशों के जहाज़ों के लिए खुला रहेगा। ईरान जो है उस वहाँ से अभी अगले कम से कम 60 दिनों तक उस पर किसी तरह का कोई जोल टैक्स नहीं लगाएगा। ये सारी बातें लंबे वक्त से हो रही हैं, लेकिन बीच में जिस तरीके से लेबनान पर इसराइल ने अटैक किया था, उसके बाद एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद किया था, फिर जंग हुई। वो सारी चीज़ें आप बेहतर जानते हैं। लेकिन दोनों पक्षों ने शांति समझौते को, MOU को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर साइन किया था। उसके बाद उस पर आगे बात चल रही थी, स्विट्जरलैंड में बात हुई थी, वो सब आप जान रहे हैं। लेकिन अब दोहा, कतर की राजधानी दोहा में अगले दौर की बातचीत हुई। ईरान ने अमेरिका के साथ एक नया कम्युनिकेशन चैनल खोलने का भी ऐलान किया, जिससे ताकि बातचीत और बेहतर तरीके से हो सके, आसान हो सके। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो फ्रोजन एसेट है ईरान का, उसे रिलीज किए जाने का है। 6 अरब डॉलर के कुछ फंड रिलीज किए जाने की बात हुई है, जिसके ज़रिए ईरान कुछ ज़रूरी चीज़ों की ख़रीद करेगा। अब ये उस शक्ल में भी हो सकती है कि जिस कंट्री में वो फ्रोज़न एसेट हो, वो वहीं से कुछ फ्रोज़न एसेट के बदले में कुछ चीज़ों को परचेज़ कर ले, कुछ चीज़ों को ले ले। ये भी इस तरीके से भी काम हो सकता है। इसके अलावा जो बातचीत दोहा कतर में हुई है, इसके बाद जो दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था, इसके भी कम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लेबनान वाले फ्रंट को लेकर के अभी भी एक तरह का माहौल टेंस बना हुआ है, क्योंकि एक समझौता लेबनान और इजराइल के बीच हुआ है, जिसमें लेबनान की जो सरकार है उसने इजराइल के साथ जो समझौता किया उसमें हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात की गई है। और लेबनान के अंदर इजराइल की फोर्सेस उस वक्त तक मौजूद रहेंगी जब तक लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर देती। ये खबर 2-3 दिन की पहले की है और ये बताना इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हिजबुल्लाह इस समझौते को सिरे से खारिज कर चुका है। मतलब ये पेंच भी आने वाले वक्त में फंसने वाला है। अब जो अगले दौर की बातचीत है वो कब होगी? खामनेई साहब, सैयद अली खामनेई, उनका अंतिम संस्कार 4 से 9 जुलाई के दरमियान होना है। 9 तारीख को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो श्राइन है, उसी कैंपस में उनको दफनाया जाना है। उससे पहले कई बड़े कार्यक्रम होने हैं और कहा यह जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ लोग उनके अंतिम संस्कार में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें दुनिया भर से आने वाली बड़ी बड़ी शख्सियतें भी हैं। दुनिया भर के देशों के डेलीगेशंस भी उसमें शामिल होंगे और उनके अपने मुल्क के लोग तो हैं ही हैं। राजधानी तेहरान में, कुम में, इसके अलावा इराक के करबला में और नजफ़ में भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे। और आखिर जो प्रोग्राम है वो 9 तारीख को मशहद में रखा गया है। मतलब ये कि अगले 4 से 9 तारीख के बाद ही अब आपको ये सुनने को मिलेगा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की बातचीत हो रही है और उसकी प्रोग्रेस क्या है। लेकिन फ़िलहाल जो कतर में दोहा में बातचीत हुई है, उसमें दोनों देश बातचीत को आगे बढ़ाने पर राज़ी हुए हैं। लेकिन जो एक सबसे पहला क्लॉज था कि सारे फ्रंट पर जंग बंद होगी, उसमें लेबनान भी शामिल था, उसमें गाज़ा भी शामिल था। लेबनान वाला मुद्दा जो है वो अभी भी इस पूरे मामले को पेचीदा बना रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है? रूस ने कीव पर एक बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ये बड़ा हमला किया अब तक का। क्यों, इसके पीछे की कहानी वो भी हम अभी आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे थे कि रूस की तरफ से कोई बड़ा हमला होने वाला है, वो अपने लोगों को अलर्ट कर रहे थे। कई इमारतों को इसमें नुकसान हुआ। आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज ने फौरन एक्ट करते हुए बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई। युद्ध के बीच नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को अतिरिक्त समर्थन, एक्स्ट्रा सपोर्ट करने पर चर्चा अब तेज हुई है। अगले हफ्ते होने वाले नाटो सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा अहम हो सकता है। ये जो हमला अभी ताज़ा किया गया रशिया की तरफ से, ये यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले के बाद एक बड़ा हमला है। यूक्रेन ने अभी रशिया में जो हमला किया, मॉस्को के अंदर घुस करके ड्रोन अटैक किया, जिसमें एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर दुबना, इसको निशाना बनाया, और इसके अलावा एक रिफाइनरी को भी टारगेट किया, जिसके बाद वो रिफाइनरी पूरी आग का गोला बन गई। और हम ये बार बार खबर देख रहे हैं रशिया से जो आ रही है कि वहाँ पर लोगों को तेल खरीदने के लिए, ऑयल लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। रशिया के अंदर घुसकर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक जिस तरीके से किया, उसके बाद रशिया ने ये बड़ा अटैक कीव के अंदर किया है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो और नेटो कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन को अपना सपोर्ट थोड़ा और बढ़ा सकती हैं। और अब तीसरी खबर, और ये खबर कुदरत के करिश्मे से जुड़ी है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। ये एक छोटा सा बच्चा, और ये आप देखिए लाखों टनों मलबा है ये, और इस मलबे के अंदर ये बच्चा जिंदा रहा 6 दिनों तक। वेनेजुएला में 24 जून को ज़बरदस्त भूकंप आया था, आप जानते हैं, भयानक तबाही हुई। और उस हादसे में अब तक कुल जो मरने वालों की तादाद है वो बढ़ करके 2295 हो चुकी है। और 24 जून को ये भूकंप आया था, और ज़ख्मी लोगों की तादाद जो वो 11,000 से भी ज़्यादा है। अब भी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और ऐसे ही मिसिंग लोगों की तलाश और मलबे को क्लियर करना, मलबा हटेगा नहीं जब तक, तब तक ज़िंदगी सामान नहीं होगी, ज़िंदगी पटरी पर नहीं लौटेगी, रिकंस्ट्रक्शन का काम तब तक नहीं शुरू हो सकता। और इसीलिए तमाम एजेंसीज मलबे के हटाने के काम में लगी थी। तभी मलबे के अंदर से रोने की आवाज़ रेस्क्यूअर्स को, जो वहाँ पर एजेंसी के लोग काम कर रहे थे, उनको सुनाई दी। और आनन फानन में फिर एक खामोशी की गई और कोशिश की गई कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आई, उसे सुनने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद कुछ आहट और मिली, फिर मलबा थोड़ा हटाया गया और कैमरे की मदद से पता लगाने की कोशिश की गई कि आवाज़ आखिरकार कहाँ से आ रही है। और फाइनली फिर पता चला कि मलबे के अंदर कोई जिंदा है। और उसके बाद फिर गैस कटर के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए तमाम जो सरिये थीं उसको काट करके उस जगह तक पहुँचा गया जहाँ पर ये बच्चा जिंदा था। और आखिरकार इस बच्चे तक एजेंसी के लोग पहुंच गए, इस बच्चे को निकाला गया, फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। और बताया जा रहा है, अच्छी बात यह है कि बच्चे की सेहत स्थिर है, वो ठीक है, और ये किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बच्चे की तरह खुश नसीब नहीं थे, और मरने वालों का आंकड़ा करीब करीब 3000 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी। एक ये कि अमेरिका ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें प्रोग्रेस हुई है, पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है। दूसरी बड़ी खबर, रूस ने कीव पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। और हमने वेनेजुएला में कुदरत का एक चमत्कार देखा, जहां 6 दिनों के बाद मलबे से एक जिंदगी बचाई गई है, जिसकी सांसें चल रही हैं, और ये बच्चा ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप दुनिया से आने वाली जो बड़ी खबरें हैं उनमें क्या देखना चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।